राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 कोर ग्रुप के सभी मंत्रियों व उच्च अधिकारियों सहित 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री व प्रभारी अधिकारियों के साथ कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 11 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में 112.81 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर कर विचार साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोविड-19 को रोकना है तो अपने घरों में ही रहना होगा, मास्क लगाना होगा और आपस में दूरी बनाए रखें। साथ ही हाथों को बार बार धोते रहें। संक्रमण अगर ज्यादा फैल जाता है तो सरकार के पास एक ही उपाय रहता है, वो है कर्फ्यू। लेकिन जनता ने मिलकर मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लगाया। इसके सकारात्मक परिणाम अब हमें मिलने लगे हैं। हमने तय किया है कि मजदूर भाइयों को 3 माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन के लिए पर्ची बनाकर राशन दिया जाएगा। मैं और मेरी सरकार हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इस बीमारी को अगर कंट्रोल करना है तो एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में रहें, भीड़ वाले कार्यक्रम ना करें, घर में भी हम दूरी बनाएं, एक से दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी रहे, मास्क लगा के रखें। ये मास्क की बात बार बार इसलिए कहते हैं कि नाक के और मुंह के जरिए ये शरीर में अंदर प्रवेश करता है। मास्क से नाक और मुंह अगर दोनों ढके रहते हैं तो फिर अंदर हमारे शरीर में जाने का कोई रास्ता उसको नहीं मिलता। इसलिए हमको कोरोना जो मास्क लगाते हैं और ईमानदारी से लगाते हैं, कई दाढ़ी में लगा लेते हैं, कोई नाक के नीचे खिसका लेता है, वैसे नहीं, पूरे उस चेहरे को कवर करना पड़ता। मतलब नाक के मुंह के छेद बंद रहें और वायरस को, कीटाणु जीवाणु को वहां अंदर जाने का मौका ना मिले। लेकिन जब संक्रमण ज्यादा फैल जाता है तो एक ही उपाय बचता है कि भैया सब घरों में रहो, कहीं आओ जाओ मत। लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल हो रहा है। हमने सोचा कि कोरोना में कर्फ्यू लगा तो जनता को बहुत दिक्कत हुई। काम धंधे यथासंभव हमने कहा था कंस्ट्रक्शन के काम, मनरेगा के काम सब चलते रहें, तो भी कोई को काम मिला, कोई को काम नहीं मिला। और इसलिए हमने तय किया कि जितने मेरे मजदूर भाई बहन हैं उनको 3 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। अब अधिकांश के पास राशन की पर्चियां थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास राशन की पर्चियां नहीं थी। जिनके पास नहीं थी उनको भी हमने कहा, कलेक्टरों से निर्देश दिए कि जरूरत है तो 24 श्रेणी बना दी, उसमें सबकी पर्ची बना दो। और यह फैसला किया कि 3 महीने का राशन बिना पैसे के निःशुल्क दिया जाएगा। 3 महीने का राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भिजवा रही है, राज्य शासन भिजवा रहा है। फिर हमने तय किया कि 2 महीने का राशन, हमने नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने, कि 2 महीने का राशन वो भी निःशुल्क भिजवाएंगे। अभी आप जरा सावधान रहना, 2 महीनों में 1 महीना किसी जिले में 2 महीने का दिया, किसी जिले में भी 3 महीने का राशन दिया है। अब इस महीने अगर 3 महीने का दे दिया है तो अगले महीने 2 महीने का और मिलेगा, और 2 का दिया तो 3 का मिलेगा। ये 5 महीने का निःशुल्क राशन, ताकि भोजन की दिक्कत जनता को ना हो। और इस निःशुल्क राशन के अलावा मुझे लगा कि काम धंधा बंद है तो कुछ पैसे तो खाते में चले जाएं, इसलिए आज 1,000 रुपया लगभग 11.5 लाख मजदूर भाई बहनों के खाते में डाले हैं, ताकि नमक, मिर्ची, तेल जैसी चीजें
जो बहुत जरूरी है वो भी खरीदी जा सके। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, पिछले साल भी 2 बार आपके खाते में 1,000 रुपया डाले थे ताकि संकट के समय आपका काम चल जाए। अब कोरोना कंट्रोल हो रहा है, थोड़े दिन में काम धाम सामान्य हो जाएंगे, लेकिन कोरोना काल में ही हमने फुटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब, लगभग मजदूरी करते छोटे छोटे दुकानदार, 1,000 रुपया डालने का फैसला किया था ताकि उनकी मदद भी हो जाए। एक नहीं, कई तरह की योजनाएं चलाई, इसलिए कि मैं आपके लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है। सेवाई संगठन द्वारा आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। तो वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भाजपा के सेवाई संगठन द्वारा आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। तो वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भाजपा के करोलबाग जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल व दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करोलबाग जिला में जरूरतमंद लोगों को भोजन, नेबुलाइजर मशीन्स, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए ताकि इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ने में आम लोगों को कुछ मदद मिल सके। इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने करोलबाग जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल व दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी से बात की। अब आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली शहर में जब नड्डा जी ने आह्वान किया कि सेवा ही संगठन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी सेवा कार्य को लेगा, तो ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको दिखेगा। और स्वयं खुद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी जगह जगह जाकर के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं और लोग दिल से सेवा कार्य कर रहे हैं। और इतने कठिन समय में भी अगर आप देखेंगे, अन्य दल देखेंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे, केवल और केवल आपको दिखाई देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी जिला करोलबाग के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं भाई कमल चिप जी, उनकी ओर से हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की प्रेरणा से और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी के कुशल मार्गदर्शन के कारण ये कार्यक्रम करोलबाग जिले में जगह जगह पर किए जा रहे हैं, जहां पर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, सैनिटाइजर, मास्क और वेमोलाइजर मशीन जो होती है भाप वगैरह लेने के लिए, वो सब फ्री में मुफ्त वितरित की जा रही है। भोजन भी हमारे ज़िले की ओर से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सरदार पटेल हॉस्पिटल, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल और DRD हॉस्पिटल, सब जगह भोजन वितरण का चल रहा है। हमारे सभी विधानसभा के अंदर जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको एक कॉल के ऊपर सेवा ही संगठन माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आज आप पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली के MCD स्कूलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि MCD स्कूलों में लगभग 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं, पर इस कोरोना काल में स्कूली बच्चों की पढ़ाई वैसे ही प्रभावित हो रही है और उस पर अब तक MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को MCD द्वारा किताबें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आप पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने दिल्ली नगर निगम से मांग की है कि MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जल्द से जल्द किताबें मुहैया कराई जाए ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। ऐसे तो इस कोरोना के काल में लगभग हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई को लेकर पिछले 1 साल 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनका भविष्य ना खराब हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली के अंदर MCD के भी 1600 स्कूल हैं। 1625 स्कूल MCD के हैं, जिसमें लगभग 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 7 लाख बच्चों का भविष्य
वैसे ही अंधकार में है, क्योंकि एक तो पढ़ाई का लेवल बहुत ख़राब है, ऑनलाइन होने के कारण और भी स्थिति खराब हो गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति ये हो गई है कि इन बच्चों को जो किताबें मुहैया करानी होती हैं वो किताबें मुहैया नहीं हुई हैं। जनरली अप्रैल में हो जानी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही कोरोना का बहुत ज़्यादा वेव आया, उसके कारण हो सकता है कि उनको दिक्कत हुई होगी। लेकिन जो किताब अप्रैल में मिलना था, इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसको खरीदने का प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, उसका टेंडर हो जाना चाहिए था, किताबें मंगवा लेनी चाहिए थी, डिस्ट्रीब्यूशन आपको अप्रैल में करनी थी। लेकिन अभी तक एमसीडी ने एक भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, ना टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ना खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन तो आप भूल ही जाइए। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल भी हमने इसके ऊपर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में, आपके बीच में मुद्दा लेके आए थे। 2020 के सेशन में 9 महीने बाद बच्चों को किताब मिली। अप्रैल में मिलना चाहिए था, लेकिन दिसंबर जनवरी में जाके किताब मिली। इसी तरह 2019 में लगभग 8 महीने लेट किताब मिली। पिछले 5 सालों से, और ख़ासकर नॉर्थ एमसीडी का तो बहुत बुरा हाल है, पिछले 5 सालों से बच्चे स्कूल में होते हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन उनके पास किताबें नहीं होती। और हम सबको पता है कि एमसीडी के स्कूलों में दिल्ली का सबसे गरीब वर्ग जाता है। ऐसा वर्ग जाता है जो दिन दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, ऐसे वर्ग जाते हैं जो कम से कम आमदनी है उनकी। ऐसे 7 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। हम आपके बीच में, आपके मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये सेशन आप मत बर्बाद होने दीजिए। इस बार आपके सामने मौका है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर किताबें बच्चों को मुहैया कराया जाए। आम आदमी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक दिल्ली को लेकर एक अपनी भावना के नाते हम आपसे ये मांग करते हैं कि जो 7 लाख बच्चे जो एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ ना खेला जाए, क्योंकि एक बार उनका भविष्य खराब हो गया तो फिर आगे की चीज़ें नहीं ठीक होंगी। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये मांग करता हूँ कि ये 7 लाख बच्चों के लिए किताब खरीदने का प्रोसेस अगले 15 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट किया जाए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान राज सर्वप्रथम की टीम ने राजधानी दिल्ली में बने विभिन्न राज्यों के भवनों का जायजा लिया। इन भवनों में राज्यों के अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहां सन्नाटा पसरा नजर आया। राज सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश भवन में भी किसी को बिना सरकार के इजाज़त के बगैर आने की अनुमति नहीं है। और कोरोना काल में मैंने अभी बिहार निवास का आप सबों को दिखाया था, सभी सम्मानित दर्शकों को। पूरी तरह से बिहार निवास, उत्तर प्रदेश निवास हो या फिर अन्य प्रदेशों के निवास, सभी में कोरोना काल में प्रतिबंधित है। कोई भी आ जा नहीं रहे हैं और कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना का मामला नहीं बढ़े, इस कारण यह आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है और बिहार निवास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सदन भी बिल्कुल बंद है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश भवन, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ कोरोना के कारण सबों को प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी सांसद, विधायक और कोई भी IAS IPS बिना सरकार की अनुमति से यहाँ आ जा नहीं सकते। चाणक्यपुरी में बिहार निवास है और बिहार निवास के साथ साथ यूपी निवास, तमिलनाडु हाउस, हरियाणा निवास, विभिन्न राज्यों का निवास स्थल है। और वहाँ से आने वाले तमाम मंत्री
तमाम बड़े पदाधिकारीगण इसमें ठहरते हैं, सांसद से लेकर के, और सबों के अतिथि निवास है ये। और इस प्रकार से इस कोरोना काल में पूर्णतः यह नज़ारा देखिए आप, ये बिहार निवास का है। पूर्ण रूपेण यहाँ पे कोरोना में किसी भी अतिथि को रूम नहीं दी जा रही है, ठहरने की मनाही है। इसी प्रकार से सभी जितने राज्यों के निवास हैं सबों में इस समय प्रतिबंधित है, किसी को ठहरने नहीं दिया जा रहा है। आप यह नज़ारा देखें बिहार निवास का, चाणक्यपुरी, बिल्कुल यहाँ किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। कैंटीन बंद है, तमाम कर्मचारीगण यहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटी को निर्वहन कर रहे हैं। तो क्या अभी अतिथियों को आने दिया जा रहा है? यहाँ अतिथि लोग यहाँ ठहर रहे हैं कि नहीं इस टाइम? अभी तो सर अभी कोई है नहीं यहाँ पे, बाकी जो वहाँ पटना से जिनको आना होगा वो आएंगे, लेकिन अभी तो कोई आ नहीं रहा है। कोरोना में तो प्रतिबंधित है। हाँ जी, प्रतिबंधित ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिबंध है, अब सरकार भेजेगी तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग नहीं ही आ रहे हैं। अभी तो कोरोना की वजह से नहीं आ रहा। आज कोई नहीं ठहरा है? जी नहीं, विगत दिनों से कोई नहीं ठहर रहा है। जी नहीं। इस तरह से कोरोना का पालन करते हुए यहाँ कोई नहीं आ रहे हैं इन दिनों, और पूरी तरह से वीरानगी और सन्नाटा का मंजर देखने को मिल रहा है। बिहार निवास की कैंटीन भी बंद है, और कोरोना के कारण यह सब जरूरी भी है, और कोरोना घट भी रही है, और यह एक सुखद संदेश है लोगों के लिए। ये कैंटीन का नज़ारा देखें, बिल्कुल बंद है। कर्मचारी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं जिनकी ड्यूटी है, बाकी यहाँ कोई सामान नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से कैंटीन भी बंद है, और पूरी तरह से बिहार निवास अभी खाली खाली सा है, सन्नाटा का मंजर है। और यहाँ बिहार के जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ IPS, IAS सहित सांसद और विधायक के जो अतिथि होते हैं वो ठहरते हैं। और इस प्रकार से कोरोना काल में बिहार निवास बिल्कुल खाली है। आप जनता दल अपना परिचय देते हैं। मैं राजेंद्र सिंह जॉर्ज, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ जनता दल बिहार। तो इन दिनों लॉकडाउन में श्रमिकों का क्या हाल है, और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का तो काफ़ी अच्छा इस लॉकडाउन में प्रदर्शन भी चल रहा है, आपके क्या विचार? आपको जैसा कि जानकारी पहले से भी होगी कि पहला जब फेज आया ये कोरोना का, तो नीतीश कुमार जी ने सारे लोगों के खाते में 1,000 रुपया डाल दिया। कहीं भी बिहार का अगर प्रवासी है जिसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, किसी भी प्रोविंस में हो, सबके खाते में 1,000 रुपया डाल दिया। दूसरी बात कि 100 करोड़ रुपया उन्होंने दिया भारत सरकार को कि बिहार का कहीं भी मजदूर फंसा हुआ है जो किसी कारण बस बिहार नहीं आ सका, उसको रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। तो पिछली बार तो बहुत ही दुरुस्त था, इस बार तो और नीतीश जी को मौका मिला, सारे लोगों को खाते में पैसा चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रदेश जदयू श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। ये मैं यही कुमार जय, भारतीय न्यूज़ नेशनल टीवी के लिए। देश भर में पेट्रोल डीजल की दौड़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार की राहत के बाद मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। डीजल में जहां 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल के दाम 23 पैसे बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 93.44 रुपए प्रति लीटर चला गया, तो वहीं डीजल भी 84.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में पेट्रोल 99.70 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 101.52 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। आपको बता दें कि मई के महीने की शुरुआत में 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद 14 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। राज सर्वप्रथम की टीम ने बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर लोगों से बात की। नहीं सर, ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है और ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ा लो, डीजल के बढ़ा लो, जो मर्जी बढ़ा लो, लेकिन ये लॉकडाउन में जो बेचारे घर के बाहर बैठे हैं ना, कम से कम उनको रोज़गार दे दो, बस ये कहना है। रेट कम करे, अपना जनता का वैसे पैसे वूसे नहीं है, वैसे बर्बाद हो रही है और रेट उन्होंने बढ़ाई जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल डेप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है आने वाले टाइम पे। डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इससे अच्छा है कि भारत को चाहिए कि अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाएं,
हाइड्रोजन ड्रिवन इकोनॉमी पे जाएं, हाइड्रोजन डेवलप करवाएं। तो जिससे क्या होगा कि देश को जो ग्रीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उससे हाइड्रोजन बनेगा, वो गाड़ियों में डलेगा, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन व्हीकल होंगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और हमारा देश उन्नति करेगा। तो वी विल नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल। तो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ें। मेरा कहना तो यही है कि सरकार सैलरी तो दे नहीं रही है, प्राइवेट कंपनियां सैलरी काट के दे रही है, गवर्नमेंट अपने पैसे बढ़ा रही है, जो इनका फंड आ रहा है फंड पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर हमारी जो आम जनता उनको लेने देने कर रखी है। अब पेट्रोल बढ़ गया है, कल फिर लॉकडाउन बढ़ जाएगा, फिर पेट्रोल बढ़ जाएगा। अब एक पेट्रोल का भी बढ़ाते रह रहे हैं और सैलरी दे नहीं रहे हैं, खर्चा पानी है नहीं, घर में राशन डालने के पैसे खत्म हो रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ा लिया, पता नहीं अब आम जनता क्या करेगी। मजबूरी है, मजबूरी में अब काम करना है, काम पे जाना, कुछ नहीं तो कुछ तो फ़ायदा है, थोड़ा बहुत पैसा आएगा उससे तो खर्चा तो चलाना है घर का। अब जो बचा कुचा तो वो सारा सेल्स में जाएगा, पेट्रोल में भी जाएगा। लूट मचा रखा है, तो आम आदमी क्या कर सकता है? हम लोग मजबूर है, मजबूर में पेट्रोल डाल रहे हैं, क्या करो, कोई भी सरकार हो कुछ भी हो, ये होना ही होना है, कोई फायदा तो है नहीं है। सर कुछ नहीं, देश विकास करेगा, तरक्की होगा तो महंगाई भी आएगी, उसमें क्या है भाई। कभी हमारी सैलरी कभी 3,000 रुपये थी, आज हम 20,000 कमा रहे हैं, पेट्रोल 50 रुपये था, 90 में हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में एक तरफ कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन भी जारी है। इस लॉकडाउन के चलते जरूरी सेवाओं में लगे हुए लोग अपने अपने कार्य ईमानदारी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद दिल्ली में आज भीषण गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। देखिए राज सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। इस कोरोना काल में साफ सफाई में अपनी भूमिका निभाने वाले इन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर की उपाधि दी जाए वो तो कमतर होगी। पूरे मोहल्ले की साफ सफाई का जिम्मा इनके पास है। इस कोरोना काल में काफ़ी घरों में कोरोना के मरीज भी हैं, उनकी भी साफ सफाई ये करते हैं बड़ी तन्मयता के साथ। हाँ जी, सारी सफाई करते हैं, अंदर की क्वार्टरों की भी जी। कोरोना में कैसा आपका साफ सफाई चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। और कोविड के मरीज भी होंगे जिनका आप साफ सफाई करने जाते हैं? हाँ जी, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, एक आदमी में कूड़ा उठा के। आपके परिवार में लोग तो जाते होंगे तो साफ सफाई का ध्यान रखते होंगे? हाँ जी, सब ध्यान रखते हैं हमें और अपना काम से काम रखते हैं। हम तक कोरोना से लग रहे पीछे रहते चालू है। देखिए ये कोरोना के मरीजों और हॉस्पिटल में भी जाते हैं और साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाकर ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो कोरोना के मामले तो काफ़ी कम हो रहे हैं रिजवान जी, और गर्मी भी बढ़ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के चक्कर में तो हम लोग को कमाई भी नहीं हो रहा है। और ये गर्मी तो आ गई ना कल से, कैसा मौसम है? मौसम तो अभी तो सही है जी। गर्मी का एहसास हो रहा ना 2 दिनों से? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा आ रहा कि गर्मी ज़्यादा लग रहा है। सरकार से क्या डिमांड करेंगे, क्या मांग रखेंगे इस कोरोना काल में? कोरोना काफ़ी मामले घट रहे हैं। कोरोना घट रहा तो और बढ़िया की बात है जी। चलिए आप भी बचिए और अपने लोगों को भी बचाइए और रिक्शा भी चलाइए और हाथ को सैनिटाइज कीजिए। आप देखें लगातार वाहन की संख्या में इजाफा हो रहा है और काफ़ी संख्या में वाहनों का रेंगना इस सड़क पे हो रहा है। मैं अभी हैदरपुर गांव के ऊपर फ्लाईओवर के समीप पर हूँ। यह आप नज़ारा देखें, हैदरपुर गांव की यह सड़क है और मैं अभी ऊपरी हिस्से में हूँ। रिंग रोड की जो एलिवेटेड रोड है, हमको तो क्या दिक्कत है, मतलब काम ही ऐसे करते हैं, मंडी का काम है हमारा, काम को कोई दिक्कत नहीं, सिर से कपड़ा बांध देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर लॉकडाउन भी लगा हुआ, काम तो है नहीं सर। वैसे धूप तो गर्मी तो है ही है, बारिश हुआ ही है था, लेकिन अब गर्मियाँ पड़ रही हैं, अब काम तो है नहीं, दुकानें सारी बंद है सर। फिर थोड़ा बहुत अपना गुजारा के लिए इधर उधर काम कर लेते हैं घूम टहल के। पानी भर गई बहुत ज़्यादा, एकदम से भी जो है ना सब्जी खराब होते जा रहा है, बहुत नुकसान भी पड़ रहा है इसमें। देखिए सर, ऐसा प्रकृति का हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, जो प्रकृति का हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, कभी ठंडा कभी गर्म, इसलिए लोगों को बीमारियाँ भी कोरोना काल में जो ऐसी स्थिति में लोग अपने घरों में बैठे तो ज़्यादा बेटर है। और जो बाहर घूमना या माहौल से ढाके घूमना, ये उसके लिए कोरोना के लिए एक बुलावा है। तो ये हिसाब है कि अपने घर में बैठ कर कोरोना काल में मौसम को देखते हुए, मौसम कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, इस टाइम में जो प्रकृति का हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है,
तो यही है कि अपने को सुरक्षित रखें। जी काफ़ी गर्मी हो गई है, 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो उससे थोड़ा आराम था, लेकिन अब काफ़ी गर्मी हो गई है। कोरोना काफ़ी आजकल फैला हुआ, इसलिए पहले तो मास्क ही ज़रूरी है और बाकी जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो सके उतना रखिए। और इस बार अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल सालों से तो पहले से बेटर है सर। ये साल गर्मी अभी कम है, आप रात को पूरी रात एसी नहीं चला सकते, जबकि जून जब करीब आ जाता था तो हालत बहुत ख़राब होती थी। और बाकी मौसम है सर, करवट तो लेगा, गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी सर। अगर वो नहीं होगा तो मौसमों का क्या फ़ायदा। 2 दिनों से मौसम में काफ़ी सुधार हुई है। भारी बारिश के बाद अब गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है और कोरोना का मामला भी बहुत ही घट चुकी है। बहुत ही खुशी की बात है यह, जो कोरोना काफ़ी हद तक अब टूट चुका है। अब वह दिन दूर नहीं कि अब स्वयं कोरोना भारत से लुप्त हो जाएगा और ब्लैक फंगस से लोग थोड़ी बहुत अभी डरेसा में है। अब वो दूर भी नहीं है कि ब्लैक फंगस को भी भारत नियंत्रण में कर लेगा। इस प्रकार से आप सभी दर्शकगण यह नज़ारा देखें। मैं मिहिर कुमार झा, कात्यायनी टीवी के लिए नई दिल्ली से। आज मंगलवार 25 मई के दिन भगवान नरसिंह जयंती है। भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर वर्ष वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी तिथि को आता है। वैसे तो देश के हर कोने कोने में भगवान नरसिंह की पूजा होती है, लेकिन दक्षिण भारत में भगवान नरसिंह को वैष्णव संप्रदाय के लोग संकट के समय रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह ने अपने अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। दरअसल भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझ बैठा था और अपनी प्रजा को खुद की पूजा करने के लिए कहता था, और जो कोई हिरण्यकश्यप की पूजा से इनकार करता था तो उसे वह अपने सैनिकों द्वारा दंडित किया करता था। इसी के चलते हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भी यातनाएं देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वे अपने पिता को छोड़ भगवान विष्णु का नाम जपा करते थे। आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उसे न दिन में कोई मार सकता था, न रात में, न इंसान मार सकता था, न जानवर। ऐसे में वह खुद को अजर अमर भगवान समझने लगा था। इसीलिए भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकश्यप के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान विष्णु के इस अवतार का स्वरूप काफी रौद्र है। उनका आधा शरीर सिंह के स्वरूप का तो आधा इंसान का है। भगवान नरसिंह ने इस अवतार में संध्या के समय हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर रखकर उसके पेट को अपने नखों से फाड़ दिया था और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का अंत कर दिया। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 दिन बुधवार को लगेगा, जबकि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालयों पर छापा मारे जाने की एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि सत्य डरता नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को टीकाकरण को लेकर आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक टीके उपलब्ध करवाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, हमने वोट देने और नहीं देने वालों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जयशंकर प्रसाद की अमेरिका यात्रा, दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर होगी बातचीत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा, दूसरी लहर में केंद्र सरकार की सलाह के विपरीत लॉकडाउन कर लोगों की जान बचाई गई। हिसार प्रशासन किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर राजी हुआ। भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ में हुआ गायब, क्यूबा भागने की खबर। मनसुख हिरन हत्याकांड मामले में आरोपी मुंबई पुलिस के कांस्टेबल विनायक शिंदे को सोमवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।